जी होमवर्क का सवाल हो गया होगा, पेज 380 निकालें। पेज 380 मॉनेटरी आइटम्स और नॉन मॉनेटरी आइटम्स रिवाइज करें और इनकी ट्रीटमेंट एक दफा पढ़ेंगे। पेज 380 असल में मॉनेटरी आइटम्स होते हैं रिसीवेबल्स पेबल्स, यानी कैश रिसीव करना है या कैश पे करना है। डेटर कैश रिसीव करना है, क्रेडिटर को पैसे देने हैं, लोन रिसीवेबल लोन पेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल इंटरेस्ट पेबल, ग्रेचुटी पेबल एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट के वक्त देने हैं, डिविडेंड पेबल शेयर होल्डर्स को डिविडेंड आपने देने हैं, पैसे देने हैं। इन इट सेल्फ भी मॉनेटरी है, मनी मॉनेटरी। लीज लायबिलिटी आपने पे करनी है, ये मॉनेटरी आइटम है। अच्छा, नॉन मॉनेटरी कौन से हैं जिनको मनी नहीं कहा जा सकता? माना कि ये लोग मनी जनरेट करने में हेल्प करते हैं लेकिन ये रिसीवेबल्स नहीं है। आप ये नहीं कह सकते, डेटर को रिसीवेबल कह सकते हैं, क्रेडिटर को पेबल कह सकते हैं, लेकिन प्लांट को रिसीवेबल नहीं कह सकते, बिल्डिंग को रिसीवेबल नहीं कह सकते, लैंड को रिसीवेबल नहीं कह सकते। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, बायोलॉजिकल एसेट्स, इन्वेंट्रीज और एडवांस पेड फॉर गुड्स क्यों बताया था नॉन मॉनेटरी है? राइट टू रिसीव कैश है या राइट टू रिसीव गुड्स है? राइट टू रिसीव गुड्स। ओके, अच्छा यार इसमें वो डालने में शक एक और चीज, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये भी नॉन मनी है, पैसे तो नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग आपने खरीदी हुई है, या तो उसको बेचना है या फिर उसे किराए पे देना है, तो इट इज नॉन मनी। इट इज लाइक पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओके, अच्छा अब जरा इनकी ट्रीटमेंट्स की तरफ आइएगा। पहले मैं बात करता हूं नॉन मॉनेटरी आइटम्स की। एग्जांपल्स आर गिवन बिलो तो नहीं होना चाहिए था, एग्जांपल्स आर गिवन अबव, पिछले सफे पे दी हुई है ना, एग्जांपल्स आर गिवन अबव, पिछले सफे पे दी हुई है। अच्छा, नॉन मॉनेटरी और मॉनेटरी आइटम्स। नॉन मॉनेटरी है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नॉन मॉनेटरी क्या है जी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा जी, ये हमने क्लास में एंट्री की थी, प्लांट डेबिट पेबल क्रेडिट। बाद में यार प्लांट को ईयर एंड पे कुछ नहीं किया था। ये दूसरी क्लास का पहला सवाल है, अगर ऑनलाइन वालों को ये नजर आने में मसला हो रहा है, दूसरी क्लास का पहला सवाल है ये। बोले क्या एंट्री की थी? प्लांट डेबिट पेबल क्रेडिट। और फिर प्लांट को अपने हाल पे छोड़ दिया था, प्लांट में चेंज नहीं लाए थे, लेकिन ईयर एंड पे पेबल में चेंज लाए थे। क्लियर? क्योंकि प्लांट बोलें क्या है, प्लांट क्या चीज है? नॉन मॉनेटरी। प्लांट इज, तो प्लांट को ईयर एंड पे चेंज करने की जरूरत पड़ी थी या मैंने क्रॉस कर दिया? क्रॉस कर दिया। प्लांट को ईयर एंड पे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन देखें पेबल्स को ईयर एंड पे ट्रांसलेट वर्सेस वाली कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी थी, पेबल को ईयर एंड पे चेंज करने की जरूरत पड़ी थी। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट है मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी का। तो सबसे पहले मैं प्लांट की बात करता हूं, नॉन मॉनेटरी। ओके, प्लांट को क्या करते हैं ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन? नॉन मॉनेटरी की एग्जांपल लिख लेना, जैसे पीपी, रिकॉर्डेड एट ऑन द डेट ऑफ दी, जिस दिन आप खरीदें उस दिन उसी रेट पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। किसको? नॉन मॉनेटरी को। और ईयर एंड के ऊपर, और ईयर एंड के ऊपर क्या करते हैं? नो रीट्रांसलेशन इज, ईयर एंड पे प्लांट को कुछ किया दोबारा या पेबल को छेड़ा? प्लांट को नहीं छेड़ा। अगर आप बिल्कुल पहली क्लास की बात करें तो पहली क्लास के अंदर भी आपको इसकी एक एग्जांपल मिल जाएगी, पहली क्लास के अंदर भी आपको इसकी एक एग्जांपल मिल जाएगी। ये पहली क्लास में जो पहली एग्जांपल की थी, इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर। बाद में इन्वेंट्री को नहीं छेड़ा था, इन्वेंट्री को नहीं छेड़ा था, ईयर एंड पे सिर्फ किसको छेड़ा था? क्रेडिटर को। तो इन्वेंट्री भी क्या है बोले? नॉन मनी। तो जो भी नॉन मॉनेटरी आइटम है बोले उनको ईयर एंड पर नहीं छेड़ा जाता। नॉन मॉनेटरी ना छेड़, नॉन मॉनेटरी ना छेड़, यहां से आपने याद रखना है, नॉन मॉनेटरी ना छेड़, नॉन और ना छेड़ ये मिलती जुलती बात है। बाकी जिनको ना छेड़ वाली बात समझ नहीं आई वो छोड़ें। नॉन मॉनेटरी को छेड़ना नहीं बस ईयर एंड पे।
ओके, नॉन मॉनेटरी ईयर एंड पर ना छेड़, इनको छेड़ना नहीं है। क्लियर? द ट्रांजेक्शन इज लेफ्ट एट ओरिजिनल। एक बार प्लांट की कॉस्ट निकल आई, बस काफी है, इसको डिप्रिशिएट करते रहो, बस उसी कॉस्ट को डिप्रिशिएट करते रहो। ईयर एंड पे परेशान होने की जरूरत नहीं कि करेंसी का रेट बदल गया है। अच्छा यार, लेकिन अगर नॉन मॉनेटरी एसेट मार्केट वैल्यू पे है तो फिर इसको ईयर एंड पे छेड़ने की वजह ये नहीं है कि करेंसी फ्लक्चुएट की है, फिर इसको ईयर एंड पे छेड़ने की वजह ये है कि इसकी जब मार्केट वैल्यू आप लेटेस्ट ले रहे हो तो फिर लेटेस्ट एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करो, जैसे कि कल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के केस में किया था। तो मोहतरम, अगर ईयर एंड पे नॉन मॉनेटरी को फेयर वैल्यू पे लेके जाना हो, जैसे कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हमने किया था, तो क्या इसकी वजह यह है कि ये मॉनेटरी बन जाएंगे या इसकी वजह यह है कि रिवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहा है? और अगर IAS 16 है तो रिवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहा है, और अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा है। वैसे IAS 16 के साथ मैंने आपको ये स्टैंडर्ड अभी नहीं करवाया, कोई एसेट को, बाहर के एसेट को रिवैल्यू करना, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी सी रिवैल्यूएशन की वर्किंग्स आपको रिवाइज करानी है। अच्छा, इफ नॉन मॉनेटरी आइटम इज कैरिड एट फेयर वैल्यू, इफ नॉन मॉनेटरी आइटम इज कैरिड एट फेयर वैल्यू, मिसाल के तौर पे इधर है, इफ नॉन मॉनेटरी आइटम इज कैरिड एट, बोलें फेयर वैल्यू। अगर नॉन मॉनेटरी आइटम फेयर वैल्यू पे आ जाए, ये आपको याद होगा हैंड रिटन पेज, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मॉनेटरी है नॉन मनी। इफ नॉन मॉनेटरी आइटम इज कैरिड एट, बोलें इफ नॉन मॉनेटरी आइटम इज कैरिड एट फेयर वैल्यू। आपको याद होगा ये सवाल हमने क्लास में किया था। $70 फेयर वैल्यू थी, $25 फेयर वैल्यू थी, $70 फेयर वैल्यू थी, कैरिड डाउन $25 फेयर वैल्यू थी। तो इसको लेटेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करने का ये मतलब नहीं था कि मनी आइटम बन गया है, इसको मजबूरन मल्टीप्लाई कर रहा था लेटेस्ट रेट से। वजह क्या बनी थी? तो फेयर वैल्यू पे लेके जा रहे हैं, तो यार जब फेयर वैल्यू आज की तारीख की है तो एक्सचेंज रेट भी फिर आज की। लेकिन अगर इसको कॉस्ट मॉडल पे रखते तो फिर इसको छेड़ने की जरूरत नहीं थी। तो नॉन मॉनेटरी में कभी कभी वो जो ना छेड़ मलंगा नो कभी कभी छेड़ना पड़ भी जाता है। अच्छा, तो नॉन मॉनेटरी में कभी कभी छेड़ना क्यों पड़ जाता है? क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा हो, तो जाहिर बात है फिर जब फेयर वैल्यू पे चीज को लाने तो फिर एक्सचेंज रेट तो पुराना यूज करने की कोई तुक नहीं है। ओके, ये जरा आप नोट शौक शौक से पढ़ना है आपने। इफ नॉन मॉनेटरी आइटम इज कैरिड एट फेयर वैल्यू, then retranslate at exchange rate prevailing at the date when fair value is determined and the exchange difference is recorded in same location as revaluation gain, and the exchange difference is recorded in same location as revaluation gain। एक्सचेंज गेन को वहीं डालो जहां रिवैल्यूएशन गेन को डाल रहे हो। एक्सचेंज एक मिनट, ये है रिवैल्यूएशन गेन, $30 की चीज $70 की हो गई। ये है एक्सचेंज गेन, डॉलर महंगा हो गया। एक्सचेंज गेन को वहीं डालो जहां रिवैल्यूएशन गेन को डाल रहे हो। बोले एक्सचेंज गेन कितना है? ₹5। रिवैल्यूएशन गेन कितना है? $30 की चीज $70 की हो गई। जहां एक्सचेंज गेन डाला वहीं रिवैल्यूएशन गेन डाला। P&L में पढ़े क्या लिखा हुआ है? दोबारा इंग्लिश तरह पढ़े। द एक्सचेंज डिफरेंस $130 $135 का हो गया। द एक्सचेंज डिफरेंस इज रिकॉर्डेड इन द सेम लोकेशन एज द रिवैल्यूएशन गेन। बताएं जी, रिवैल्यूएशन गेन कहां डालते हैं? IAS 40 में आपने पढ़ी हुई है, FR1। P&L में डालते हैं फेयर वैल्यू वाला गेन। तो जब फेयर वैल्यू वाला गेन P&L में डालते हैं तो ये भी कहां डाला? P&L में। तो यहां लिख लें, पहले तो नोट के साथ लिखे ना, हैंड रिटन पेज 1, हैंड रिटन पेज 1। अच्छा, इसके बाद अगली बात का मतलब लिखें, IAS 40 में बताएं फेयर वैल्यू गेन कहां जाता है? फेयर वैल्यू गेन, बोले फेयर वैल्यू गेन गोज टू, यार साथ साथ लिखे ना, फेयर वैल्यू गेन गोज टू P&L। देयरफॉर लिखवा दें, देयरफॉर एक्सचेंज गेन लॉस विल आल्सो गो टू, विल आल्सो गो टू P&L। मैं पढ़ देता हूं, IAS 40 ब्रैकेट में फेयर वैल्यू गेन गोज टू
P&L. Therefore, exchange gain will also go to P&L. Fair value gain will go to P&L. Therefore, exchange gain will go to P&L. Okay. Come back. तो जी मॉनेटरी आइटम्स को शुरू में आपने क्या करना है, स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड करना है जिस दिन खरीदा, इन्वेंट्री है, प्लांट है, शुरू में स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड करते थे हम, और ईयर एंड पे इनको नहीं छेड़ते थे, बस प्लांट की जो कॉस्ट निकल आई शुरू में उसी को डेप्रिशिएट करते रहते। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हो मॉनेटरी आइटम्स में, नॉन मॉनेटरी में, नॉन मॉनेटरी क्लास बनाता है, नॉन मॉनेटरी आइटम्स को जब खरीदते हैं तो किस पे रिकॉर्ड करते हैं, स्पॉट रेट पे, और ईयर एंड पे उनको छेड़ने की जरूरत नहीं है, जो कॉस्ट निकल आई बस उसी को चलाएं। लेकिन अगर नॉन मॉनेटरी आइटम्स को फेयर वैल्यू पे ले जाएं तो ऑब्वियसली फिर कैरी डाउन को भी किस पे लेके जाना पड़ेगा, फेयर वैल्यू पे, लेटेस्ट फेयर वैल्यू पे। लेकिन ऐसा करना बहालत मजबूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि इनका नाम मॉनेटरी बन जाएगा, क्योंकि दे आर स्टिल रिसीवेबल पेएबल नहीं है। ओके, अब मॉनेटरी आइटम्स की बात कर लेते हैं। मॉनेटरी आइटम्स, मॉनेटरी आइटम्स देख लें। पहली क्लास का पहला सवाल बेशक मैं खोल देता हूं, पहली क्लास का पहला सवाल, पता नहीं अब नजर तो बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। ये इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट किया था, ये जो क्रेडिटर था ये कौन सा आइटम था, क्रेडिटर रिसीवेबल पेएबल है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी मिक्स ना कीजिएगा, रिसीवेबल पेएबल है बस। तो रिसीवेबल पेएबल है तो ईयर एंड पे देखें वर्सेस वाली कैलकुलेशन भी की थी, और फिर पहला सवाल जो क्लास में किया था सबसे पहला ईयर एंड पे वर्सेस वाली कैलकुलेशन भी की थी, और जब अगले साल पे हुआ था तो दोबारा एक्सचेंज गेन लॉस आया था। वजह क्या थी, ईयर पे क्यों एक्सचेंज गेन लॉस आया, क्योंकि डॉलर की प्राइस बदल गई। और जब क्रेडिटर को पैसे दिए क्यों एक्सचेंज गेन लॉस आया, क्योंकि तब भी डॉलर की प्राइस बदल गई। तो किन आइटम्स को छेड़ते हैं मॉनेटरी और किन को नहीं छेड़ते, नॉन मॉनेटरी। चलें जी पढ़ें। खामोश। मॉनेटरी आइटम्स, अच्छा इसने मॉनेटरी एसेट्स क्यों नहीं लफ्ज यूज किया हुआ, मॉनेटरी आइटम्स क्यों किया हुआ लफ्ज यूज। यार मॉनेटरी आइटम्स में डेटर भी हैं क्रेडिटर भी हैं, तो बड़ा चुन के लफ्ज इस्तेमाल किया उसने, मॉनेटरी एसेट्स लफ्ज यूज नहीं किया। क्या लफ्ज यूज किया, मॉनेटरी, क्योंकि आइटम तो एसेट भी हो सकता है और इसमें आपको पता है डेटर भी हैं क्रेडिटर भी हैं। ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन अ ट्रांजैक्शन मस्ट बी ट्रांसलेटेड एट, शुरू में तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट या इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट किस पे करते हैं, स्पॉट रेट पे। अच्छा इसको छोड़ें, एट ईयर एंड पे वर्सेस वाली कैलकुलेशन करते हैं, ईयर एंड पे कौन सी करते हैं, और व्हेन द ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड तो पहले कैश रिकॉर्ड करते हैं और बैलेंसिंग क्या आ जाता है, गेन लॉस आ जाता है। क्लियर। तो एट ईयर एंड क्रेडिटर को क्या करते हैं देख के बताएं, एट ईयर एंड क्रेडिटर को क्या करते हैं, रीट्रांसलेट करते हैं, कौन सा लेटेस्ट रेट लेके, और फिर कंपेयर करते हैं पहले से क्रेडिटर किताबों में कितने पे पड़ा हुआ है, और सेटलमेंट डेट पे भी इसका गेन लॉस आता है। पढ़ें। एट द एंड ऑफ ईयर द मॉनेटरी आइटम्स, छोटा सा लिख लिया करें ना, डेटर क्रेडिटर, द मॉनेटरी आइटम्स मस्ट बी ट्रांसलेटेड एट द रेट रूलिंग एट द, छेड़ना नो, इनको छेड़ना है, मस्ट बी ट्रांसलेटेड, एंड द एक्सचेंज डिफरेंस इज रिकॉर्डेड इन P&L। और एक्सचेंज गेन लॉस किस में जाएगा, P&L में। नोट काट दें, ये वो ऐसी गलती से तो छोड़ दें, नोट काट दें। आगे बढ़ें जी। और जब पेमेंट हो जाएगी तो मशहूर ज़माना आपको एंट्री पता है, पहली क्लास में कराई थी, द रिसीट ऑफ पेमेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड, द रिसीट और पेमेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द रेट रूलिंग एट द डेट ऑफ, एंड द एक्सचेंज डिफरेंस इज रिकॉर्डेड इन P&L। अच्छा ये एंड पे क्या नोट डाला हुआ है, ये तो आपको याद होगा, इंटरेस्ट इनकम और एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन एवरेज रेट ओवर द पीरियड। क्लियर। ओके। अच्छा ये जो एंट्री हम करते हैं, आखिरी बात है बस, ये जो एंट्री हम करते हैं डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, अगर 12 मार्च को मैंने सेल किया है तो फिर बताएं एक्सचेंज रेट किस दिन का उठाना चाहिए डेटर डेबिट सेल क्रेडिट करते हुए, सादा सी बात पूछ रहा हूं, 12 मार्च का रेट होना चाहिए। क्लियर। लेकिन अगर हमारे फॉरेन डेटर बहुत ज्यादा हैं और हमारी फॉरेन सेल बहुत ज्यादा है, और मैं कहता हूं 12 मार्च का दूसरा वीक चल रहा है, तो अगर आपको बहुत मुश्किल हो रही है हर एंट्री अलग अलग करते हुए,
तो आपके पास एक ऑप्शन स्टैंडर्ड ने दी है कि वीक का एवरेज रेट यूज कर लें। ये जो दराज.com और बल्कि बाहर की आप बात करें अली बाबा और इस किस्म के जो है एप्पल स्टोर, जिनकी बहुत ज्यादा फॉरेन सेल्स होती हैं, तो इनके लिए हर एंट्री डेटर डेबिट सेल क्रेडिट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है रेट अप्लाई करके। तो ये लोग पूरे वीक की सेल पकड़ते हैं और एक ही दफा वीक के एंड पे एंट्री मारते हैं, क्या, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और रेट क्या यूज कर लेते हैं, वीक का एवरेज। लेकिन आपके सिलेबस में मेरा नहीं ख्याल ये है, थ्योरी की हद तक ये बात समझ लें, लेकिन एवरेज रेट बस हमने कहां यूज करना था, इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस में, इंटरेस्ट इनकम। लेकिन मजबूरी में अगर किसी ट्रांजैक्शन की बहुत ज्यादा फॉरेन डेटर है और हर लम्हे बाद फॉरेन सेल हो रही है, तो फिर हर लम्हे का रेट निकालने की जरूरत नहीं है, पूरे वीक का क्या यूज कर लें, एवरेज रेट। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, आइडियल यही है कि आप डेटर डेबिट सेल क्रेडिट के वक्त का रेट यूज करें। फॉर एडमिन फिजिबिलिटी, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ को ये लग रहा है कि फिजिबल यही होगा कि एवरेज रेट यूज कर लें, फिर खैर है। फॉर एडमिन फिजिबिलिटी IAS 20 इजाजत देता है एंटिटीज टू यूज एन एवरेज रेट फॉर अ टाइम पीरियड, वीकली रेट और इफ द एक्सचेंज रेट, एक शर्त है इसके पीछे, इफ द एक्सचेंज रेट डज नॉट फ्लक्चुएट सिग्निफिकेंटली, ये कि एक्सचेंज रेट ज्यादा ना बदले, यानी डॉलर 160 का 170 का, फिर तो सिग्निफिकेंट वेरिएशन आ गई है। अगर 160 160.1 160.2 इतने पे घूम रहे तो फिर क्या ले लें, एवरेज ले लें। तो आप उर्दू में लिख लें ये एंट्री लिख के, ऐसा करें ना, पहले यहां स्टार डालें इस नोट पे स्टार डाल के सफे के ऊपर जगह निकालें और सफे के ऊपर जगह निकाल के लिखें ये एंट्री लिखें डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और आगे उर्दू में एक बात लिखें, इस एंट्री का रेट, इस एंट्री का एक्सचेंज रेट, इस एंट्री का एक्सचेंज रेट ट्रांजैक्शन डेट का होना चाहिए, इस एंट्री का एक्सचेंज रेट, इस एंट्री का एक्सचेंज रेट ट्रांजैक्शन डेट का होना चाहिए। ये तो आइडियल सिनेरियो हो गया, लेकिन आसानी के लिए वीक की एवरेज भी यूज की जा सकती है, लेकिन आसानी के लिए वीक की एवरेज भी यूज की जा सकती है। लेकिन एक शर्त है इसमें, वो फिर आप उर्दू में ना लिखें बेशक, ज़बानी जरा ताज़े नीचे लिखिए, एक शर्त है इसमें, एवरेज का भी यूज की जा सकती है जब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, जब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। अच्छा जी यार, अब ऐसा ना करें कि बातें तो बहुत ज्यादा हो गई थी, इनको यहीं पे सम अप कर देते हैं। मॉनेटरी, मैं वापस आ गया हूं पेज 380 पे, और बोलें नॉन मॉनेटरी। ये जो मॉनेटरी है इनको ईयर एंड पे ट्रांसलेट करना है, यानी छेड़ना है वर्सेस वाली कैलकुलेशन में, तो बस ये बात है मेन जो सुबह से हम कर रहे हैं। और ये जो पीपी वगैरह है इनको ईयर एंड पे ट्रांसलेट नहीं करना, बस ये बात लिख लें, बाकी सारी बातें इधर उधर ही रह जानी है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात याद होनी चाहिए, मॉनेटरी आइटम्स को ईयर एंड पे छेड़ना है और नॉन मॉनेटरी को ईयर एंड पे नहीं छेड़ना। हाउएवर बता दें यार आगे, हाउएवर इफ केप्ट एट, बोलें if kept at fair value, then use latest rate, then use balance sheet rate, then use balance sheet exchange rate. However, if kept at fair value, then use balance sheet exchange rate. ये तो एक्सेप्शन है ना एक, आमतौर पे तो हिस्टोरिकल मॉडल, कॉस्ट मॉडल पे चल रही होती हैं ये चीजें। However, if kept at fair value, then use balance sheet exchange rate. और इसकी मिसाल MCQ नंबर 9 किया था कल, MCQ 9 भी है, वही मिस बात की थी जो हैंड रिटन पेज 1 पे है। MCQ 9 लिख लें, हैंड रिटन पेज 1 लिख लें, एक दो मिसालें इसकी लिख लें शक, हैंड रिटन पेज 1 और MCQ जो कल किया था, दोनों में क्या किया था मोहतरम, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे लाए थे। तो फेयर वैल्यू पे लाए थे तो मजबूरन फिर रेट कौन सा यूज करना पड़ा था, बैलेंस शीट रेट वाला। ओके बता दें हम जल्दी से, मॉनेटरी आइटम को क्या किया करना है, ये इन पे छेड़ना है, वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना है। और प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, इंटेंजिबल्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इनको ईयर एंड पे छेड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये फेयर वैल्यू पे चले जाएं तो ईयर एंड पे छेड़ा तो नहीं जाता, इनको बस फेयर वैल्यू पे ले आते हैं, तो उसमें लेटेस्ट एक्सचेंज रेट से मजबूरन मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके इन्हीं सफों पे आगे आए, पेज नंबर 382। अच्छा ये दो एग्जांपल्स हैं, एग्जाम्पल 1 और 2, लेकिन आपने ना सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखना है क्योंकि मैं चीजें स्टेप वाइज समझाऊंगा।
ये दो करेंसीज आज हम पढ़ने लगे हैं, एक है फंक्शनल, एक है प्रेजेंटेशन। फंक्शनल का लफ्ज तो अक्सर आपने पढ़ा भी था, लेकिन मैंने उसका मतलब नहीं समझाया था। आज मतलब जरा समझ लें, क्योंकि अभी हमने नया चैप्टर शुरू कर देना है। रॉयल फैन इज अ कंपनी ऑपरेटिंग इन, ये रॉयल फैन इज अ कंपनी ऑपरेटिंग, नाम देख नीचे आ जाएगा, रॉयल फैन इज अ कंपनी ऑपरेटिंग इन एंड रजिस्टर्ड। अब ये बिल्कुल एक फ्रेश कॉन्सेप्ट है, फ्रेश माइंड के साथ, जिसकी क्लास मिस भी होगी अटेंडिव रहे। रॉयल फैन इज अ कंपनी ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान एंड रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। इट बाइज रॉ मटेरियल फ्रॉम पाकिस्तान एंड सेल गुड्स इन पाकिस्तान। नीचे ना पढ़े, मुझे बता दें इसके फंक्शंस आपको क्या लग रहा है, किस करेंसी में हो रहे हैं? बाइज रॉ मटेरियल फ्रॉम पाकिस्तान एंड सेल गुड्स इन पाकिस्तान। इसके फंक्शंस किस करेंसी में, सोच के बताएं। पाक रुपीज में। फंक्शनल करेंसी बताएं इसकी, पाक रुपी। लोकल करेंसी भी कह सकते हैं। फंक्शनल करेंसी क्या है जिसमें इसके क्या हो रहे हैं? We will prepare journal entries in, तो इसलिए रॉयल फैन वाले सारी जर्नल एंट्रीज किसमें करते हैं? पाक रुपीज में। अच्छा, प्रेजेंटेशन पता क्या होती है? प्रेजेंटेशन होती है P&L कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, कैश फ्लो कैसे बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कैसे बनाएंगे, नोट्स कैसे बनाएंगे, जर्नल एंट्रीज नहीं, प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन से मुराद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन से मुराद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन। P&L कैसे बनाएं, बैलेंस शीट कैसे बनाएं, स्टेटमेंट इन इक्विटी कैसे बनाएं, कैश फ्लो कैसे बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं, बता दें जी। ये किस में बनाएंगे? पाक रुपीज में बनाएंगे। क्लियर? आसान आसान सी बातें चल रही है, कोई मसला नहीं। अगली एक करेंसी है, वो है फॉरेन करेंसी। ये तीसरा लफ्ज है। कौन सी करेंसी? रॉयल फैन इंपोर्टेड प्लांट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। फर्ज करें रॉयल फैन का पंखा बनने के लिए प्लांट इंपोर्ट किया है यूनाइटेड स्टेट्स से, तो भाई फिर तो प्लांट आपने जो इंपोर्ट किया होगा वो तो फॉरेन करेंसी में इंपोर्ट किया होगा। एंड नाउ यूएस डॉलर इज फॉरेन करेंसी। अच्छा, अब मेरे सवालों का जवाब देते रहिएगा। रॉयल फैन के फंक्शंस कहां चल रहे हैं? पाकिस्तान में। तो व्हाट इज फंक्शनल करेंसी? पाक रुपी। साल के एंड पे P&L बैलेंस शीट वगैरह किसमें, जनरल एंट्रीज किसमें करे? सॉरी, अगला सवाल मेरा, साल के एंड पे प्रेजेंट किसमें करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? और अगर खुदा ना खास्ता कोई ट्रांजैक्शन बाहर के मुल्क से कर बैठे तो उस करेंसी को क्या कहेंगे? और वो फॉरेन करेंसी आपको पता है, फिर प्लान डेबिट पेबल क्रेडिट की जब एंट्री करनी होगी तो हम उस डॉलर को बदल लेंगे पाक रुपीज में। क्लियर? ये तो बड़ी आसान सी एग्जांपल थी। अगली एग्जांपल की बुनियाद बन रही है। अब आपने सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखना है। फंक्शनल करेंसी में जनरल एंट्रीज होती हैं, प्रेजेंटेशन करेंसी में P&L बैलेंस शीट बनता है। जापानीज कंस्ट्रक्शन कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन जापान। बाहर की कंपनी है। इट हैज ऑपरेशंस इन पाकिस्तान। इसके ऑपरेशंस पाकिस्तान में है, यानी जापान की कोई कंपनी है लेकिन कर काम पाकिस्तान में आके रही है। होता है ऐसा बिल्कुल। ओनली वेयर इट कंस्ट्रक्ट्स ब्रिजेस, यही ये ब्रिज बनाती है। तो मेरे ख्याल से तो यहीं से ईंट बजरी सीमेंट खरीदती होगी। अगर सवाल ने नहीं बताया, यहीं से ईंट बजरी सीमेंट खरीदती होगी और यहीं पे ब्रिज बना के लोगों से पैसे लेती होगी, जिसके लिए भी ब्रिज बना के दिया है। हुकूमत से आमतौर पर हुकूमत को ब्रिज बना के देगी, हुकूमत से पैसे लेगी। तो बताएं इसके फंक्शंस किसमें हो रहे हैं? तो फंक्शनल करेंसी बताएं। वी विल प्रिपेयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जनरल एंट्रीज इन, बट इसके ओनर्स तो बाहर है ना, इसके ओनर्स तो बाहर हैं। जब इसके ओनर्स इसको कहेंगे कि अपने P&L बैलेंस शीट बनाओ, तो जनरल एंट्रीज हमने किसमें की होंगी? पाक रुपीज में। और P&L बैलेंस शीट किसमें बनाना पड़ेगा? जापानीज येन में। P&L बैलेंस शीट उसमें बनाना पड़ेगा। जनरल एंट्रीज पाक रुपीज में की होंगी और P&L बैलेंस शीट किसमें बनाना पड़ेगा? अच्छा, अगली बात जरा गौर से बताइएगा। क्या ऐसा हो सकता है इमरान खान इसको ऑर्डर दे कि यार P&L बैलेंस शीट पाक रुपीज में बना के तरह हमें चेक कराओ तुमने कमाया कितना है? इज इट पॉसिबल? अगर वो इनकार कर दे तो इनका चलो निकलो हमारे मुल्क से, तो इनकार नहीं हो सकता कई जगहों पे। अब मजबूरन इसको प्रेजेंट करनी पड़ेंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसमें? पाक रुपीज में भी। जापानीज येन में तो बाहर के शेयर होल्डर्स के लिए करनी है, पाक रुपीज में भी प्रेजेंट करनी पड़ेंगी। तो इट कैन ऑल्सो प्रेजेंट इट्स अकाउंट्स इन इफ रिक्वेस्टेड बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे तो इसको प्रेजेंटेशन करेंसी अपनी दो करनी पड़ेंगी। और अभी मैं आपको लिखवाने लगा हूं, प्रेजेंटेशन करेंसीज 25 भी हो सकती हैं। क्या मतलब? ऐसा भी हो सकता है ये जो जापान की कंपनी है, इसके थोड़े से शेयर्स अमेरिका के किसी बंदे ने खरीदे हो, थोड़े से शेयर्स हॉलैंड के किसी बंदे ने खरीदे हो, तो लिख लें प्रेजेंटेशन करेंसी एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, 50-100 भी हो सकती हैं। ये भी लफ्ज लिखिएगा। प्रेजेंटेशन एमसीक्यूज में सवाल आता है असल में। प्रेजेंटेशन करेंसीज एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, 50 या 100 भी हो सकती हैं प्रेजेंटेशन करेंसीज। प्रेजेंट ही करने हैं ना अकाउंट्स, जिस मर्जी में प्रेजेंट कर दो, जहां की डिमांड है उसके मुताबिक प्रेजेंट कर दो।
जी हाँ, लेकिन जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने पैसा डाला हुआ है वो जापान में है। अब जापान वाले शेयर होल्डर्स ने कहा मेरे लिए भी P&L बैलेंस शीट बना दो, बना के देना पड़ेगा हमें। पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा मुझे भी P&L बैलेंस शीट बना के दे दो, बना के देना पड़ेगा हमें। यही जापानीज कंपनी चली जाए किसी मुल्क में लोन लेने के लिए, जर्मनी में, जर्मनी वाले कहें यार अपना P&L बैलेंस शीट दिखाना हमारी करेंसी में, हमें उसमें भी बना के देना पड़ेगा। तो प्रेजेंटेशन करेंसीज कई हो सकती हैं। हाँ जस्ट ओके। और इन द एंड यार आपको पता है अगली करेंसी कौन सी है? फॉरेन। वो तो सिंपल सी चीज है, उसमें क्या मसला है? जापानीज कंस्ट्रक्शन कंपनी इंपोर्टेड अ प्लांट फ्रॉम यूएस। प्लांट जो उसको जरूरत पड़ी वो उसने यूनाइटेड स्टेट से मंगवा लिया, लेकिन उस करेंसी को फिर हम क्या कहेंगे? फॉरेन करेंसी। क्लियर? अच्छा मोहतरम, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे करने लगा हूं। हमने ना इसकी न्यूमेरिकल की हैं सिर्फ, गौर से देखें, गौर से देखें। रॉयल फैन कोई कंपनी है, बाहर के मुल्क से प्लांट मंगवा ले, एंट्रीज करना आती है आपको, प्लांट डेबिट पेबल। हमने बदला है अभी तक सारे सवालों में फॉरेन करेंसी को फंक्शनल करेंसी में, ऐसा ही है। हमने सवालों में फॉरेन करेंसी को किस में बदला है? सवालों में लिखा होता था फंक्शनल करेंसीज रुपीज, फंक्शंस हमारे रुपीज में हो रहे हैं, और हमने बाहर के मुल्क से प्लांट मंगवा लिया। तो अभी तक हमने किसको किस में बदला है? कितने न्यूमेरिकल हमने किए हैं, हत्ता के लोन रिसीवेबल पेबल के न्यूमेरिकल ज़हन में लाए। लोन बाहर के मुल्क से लिया तो फॉरेन करेंसी में लिया, और हम पाकिस्तान में अपने फंक्शंस कर रहे हैं तो हमने डॉलर लोन को पाक रुपीज लोन में बदला था। हमने सिर्फ इसके न्यूमेरिकल किए हैं। एक चीज आईकैप ने इस सफर डाली है सिलेबस में, लेकिन वो आईकैप को ईमेल किया है, कुछ टीचर्स की नज़र में वो बिल्कुल सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो फिर मैं देखूंगा आपको करानी है या नहीं। वो आईकैप ने एक ये चीज डाल दी है, फंक्शनल करेंसी को फिर प्रेजेंटेशन करेंसी में भी कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन ये चीज हमने क्लास में ना डिस्कस किया न्यूमेरिकली, और ना इस वक्त मेरे स्कोप में है। ये अगर डिस्कस करनी हुई तो फिर मैं इंशाल्लाह डिस्कस कर लूंगा। बहरहाल लीव इट। ये बात नोट कर लें, अभी तक हमने क्या किया है, जल्दी से नोट कर लें। अभी तक हमने क्या किया है? अभी तक हमें सवालों में कौन सी करेंसी दी होती थी? फॉरेन करेंसी। कभी बाहर के मुल्क से हम बोलना शुरू कर दें, कभी बाहर के मुल्क से हम प्लांट खरीद रहे होते थे फॉरेन करेंसी में, कभी हम फॉरेन सेल कर रहे होते थे, कभी हम फॉरेन क्रेडिटर से चीजें खरीद रहे होते थे, कभी हम फॉरेन बंदे से लोन ले रहे होते थे, कभी फॉरेन बंदे को लोन दे रहे होते थे। ओके अच्छा जी, अब आप हजरात मुझे बता दें फंक्शनल करेंसी कौन सी होती है जिसमें हमारे फंक्शंस हो रहे हो डे टू डे के। अच्छा नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन करेंसी कौन सी होती है? जहां हमने P&L बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी कैश फ्लो जिसमें बनानी है। और फॉरेन करेंसी क्या होती है? फॉरेन करेंसी होती है जिस भी मुल्क में जाके कोई चीज खरीद लें बेच दें आप, दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन करेंसी। अब मोहतरम इनकी डेफिनेशंस हैं, वो आप सफ़े के टॉप पे आ जाएं और इनकी डेफिनेशंस पढ़ें। डेफिनेशंस आपने बिल्कुल याद नहीं करनी, बिल्कुल याद नहीं करनी। पेज 380 पे हैं, 379 पे। ये दो पैराज हैं स्टैंडर्ड के, पैरा 9 और पैरा 10। अच्छा ये जरा हाईलाइट कर लें, स्टैंडर्ड के पैरा 9 और पैरा 10। मैं पहले सफ़े पे हूं चैप्टर के। सबसे पहले जी फंक्शनल करेंसी। कौन सी करेंसी? वो जो रॉयल फैन और बाहर के मुल्क वाली कंपनी पाकिस्तान में ही डील कर रही है, फंक्शन सारे पाकिस्तान में है। द करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच एन एंटिटी ऑपरेट्स। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, लीगल नहीं हो सकते। जापान की कंपनी के लीगल रूल्स इधर भी को फॉलो हमें करने पड़े हो जापान की कंपनी को, लीगल एनवायरनमेंट नहीं। द करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच एन एंटिटी ऑपरेट्स। ओके, नॉर्मली इट इज रेफर्ड टू एज, फंक्शनल की बात हो रही है, नॉर्मली इट इज रेफर्ड टू एज जर्नल एंट्रीज आर मेड इन दिस करेंसी। अच्छा कुछ लोगों को ना पता नहीं चलता कि हमारी फंक्शनल करेंसी है कौन सी, तो स्टैंडर्ड कहते हैं मैं आपको कुछ हिंट्स दे रहा हूं जहां से आपको पता चल जाया करेगा ये आपकी करेंसी कौन सी है। कुछ लोगों को हिंट्स मिलने के बाद भी पता नहीं चलता कि हमारी फंक्शनल करेंसी कौन सी है, तो स्टैंडर्ड कहते हैं फिर मैं कुछ और हिंट भी आपको दे देता हूं, शायद यहां से आपको अंदाजा हो जाए आपकी फंक्शनल करेंसी कौन सी है। लेकिन इन बातों की शुक्र है एग्जांपल्स हमारे स्कोप में नहीं है, इनको सिर्फ एक दफा पढ़ना है। मेरा तो ख्याल से पढ़ना भी नहीं है, स्टैंडर्ड का पैरा आपने पेपर में खोल लेना है। एमसीक्यूज में सवाल आते हैं कौन से प्राइमरी इंडिकेटर हैं, कौन से सेकेंडरी इंडिकेटर हैं, तो दोनों में से टिक करके बता दो कौन से प्राइमरी हैं कौन से सेकेंडरी हैं। प्राइमरी इंडिकेटर और सेकेंडरी इंडिकेटर क्या मतलब? जैसे लीज में नहीं होता था, ये लीज फाइनेंस एज ऑपरेटिंग, ये जरा चीजें पढ़ के बता दो फाइनेंस एज ऑपरेटिंग। तो ये चीजें पढ़ के अगर आपको पता चल जाए कि इनमें से कोई चीज हो रही है तो इसका मतलब है ये आपकी कौन सी करेंसी बन जाएगी। तो भाई पहले कोशिश करें ये वाली चीजें देखें। तो रॉयल फैन की बात कर लें, द करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंस सेल प्राइस। सेल प्राइस तो रॉयल फैन की पाकिस्तान में ही तय हो रही है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज।
द करेंसी ऑफ द कंट्री, बिल्कुल याद नहीं करनी है, द करेंसी ऑफ द कंट्री हुज कॉम्पिटिटिव फोर्सेस एंड रेगुलेशंस मेनली डिटरमिन द सेल प्राइस। सारी बातें, कंपटीशन तो होगा दूसरी कंपनीज का, फिर ये सेल प्राइस कभी बढ़ा देता होगा, कभी कम कर देता होगा। द करेंसी डेट मेनली इन्फ्लुएंस लेबर, मटेरियल एंड अदर कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज। तो मटेरियल, लेबर वगैरह पाकिस्तान से हम खरीदते हैं, इसलिए प्राइमरी इंडिकेटर से ही हमें पता चल गया कि रॉयल फैन की फंक्शनल करेंसी कौन सी है, पाक रुपीज। अगर फिर भी आपको पता नहीं चल रहा तो फिर कौन से इंडिकेटर्स हैं, सेकेंडरी। ये क्या होता है, करेंसी इन विच फंड्स आर जनरेटेड बाय शोइंग डेट एंड इक्विटी। उधार कहां से ले रहे हैं और सरमाया जब बिजनेस शुरू हुआ था कहां से लिया था, ये प्राइमरी इंडिकेटर नहीं है। कौन सा इंडिकेटर है, सेकेंडरी। और अगली चीज, इनकी एग्जांपल्स नहीं मैं करा रहा क्योंकि वो स्कोप में नहीं है, सिर्फ इनके नाम पढ़ लें। द करेंसी इन विच रिसीट्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर रिटेन्ड। रिटेन्ड का मतलब होता है बैंक में जमा करवाएं। पैसे जो आपको आ रहे हैं अपने बिजनेस से, वो आप किस करेंसी के बैंक में जमा करवा रहे हैं। द करेंसी इन विच रिसीट्स, रिसीट से मुराद सेल, द करेंसी इन विच सेल फ्रॉम ऑपरेशंस आर यूजुअली, बिल्कुल नहीं, ना समझना इन चीजों को, ना याद रखना है, बस स्टैंडर्ड खोल के देख लेना कभी एमसीक्यू आ गया कौन सा प्राइमरी इंडिकेटर है और कौन सा। ये देखो, ये बिल्कुल सवाल जहन में आने थे। कुछ लोग होते हैं जो पाकिस्तान में भी चीजें बेच रहे हैं, बाहर भी चीजें बेच रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो फंड बाहर से भी जनरेट करते हैं, पाकिस्तान से भी करते हैं। ये एग्जांपल्स शुरू हो गई हैं अब। तो इस डिस्कशन की तरफ मैंने कहा हमने नहीं जाना, हमने सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी इंडिकेटर्स के पैरा स्टिक कर लेने हैं स्टैंडर्ड में, बस। इससे ज्यादा डिस्कशन हमारे स्कोप में नहीं। ओके मोहतरम, हाँ, प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब आप हजरात बता दें। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रॉयल फैन को हिट कर रही है, जी बिल्कुल। जापान वाली कंपनी को भी पाकिस्तान की एनवायरनमेंट हिट कर रही है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट शायद वो स्टॉक एक्सचेंज में बाहर के मुल्क वाले में रजिस्टर हो, तो लीगल एनवायरनमेंट देखनी है या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अगेन ये भी वैसे डिस्कशन मकसूद नहीं थी, चलें आगे। ये क्या लिखा हुआ है, द फंक्शनल करेंसी इज नॉट नेसेसरीली द करेंसी ऑफ कंट्री इन विच एंटिटी इज बेस्ड बट नॉर्मली इट इज। ऐसे जापान वाली कंपनी बेस कहां कर रही है, लेकिन उसकी फंक्शनल करेंसी तो येन नहीं है, उसकी फंक्शनल करेंसी तो पाक रुपीज है। अच्छा, रॉयल फैन कहां बेस कर रही है और उसकी फंक्शनल करेंसी भी, तो ज्यादातर कंपनीज पाकिस्तान में ही हैं और उनकी फंक्शनल करेंसी भी पाकिस्तान की है। लेकिन कोई इक्का दुक्का अगर बाहर की आ जाए तो वो बेस कहां कर रही है, बाहर, और फंक्शन कहां कर रही है। अब जरा पढ़ेंगे फिक्रा, फंक्शनल करेंसी is not necessarily the currency of country in which entity is, जरूरी नहीं जहां आप बेस कर रहे हैं वही आपकी फंक्शनल करेंसी है। जैसे कि जापान वाली कंपनी बेस कहीं और कर रही है और फंक्शनल करेंसी पाकिस्तान की है, बट आमतौर पे तो ऐसा हो ही जाता है। कैसे, रॉयल फैन बेस भी पाकिस्तान में कर रही है और फंक्शंस भी पाकिस्तान में कर। बेस से मुराद स्टॉक एक्सचेंज में जहां लिस्ट हुई हुई है, स्टॉक एक्सचेंज जहां इसने अपने आप को रजिस्टर कराया। फॉरेन करेंसी के डेफिनेशन स्टैंडर्ड्स के डेफिनेशन के पैरा में दी होगी, करेंसी अदर देन फंक्शनल इज फॉरेन, ही का डेफिनेशन है, करेंसी अदर देन फंक्शनल इज फॉरेन। एक्सचेंज रेट क्या होता है, रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू करेंसी। स्पॉट रेट क्या होता है, उसी दिन का रेट, और क्लोजिंग रेट क्या होता है, बैलेंस शीट डेट का। छोड़ें एक्सचेंज डिफरेंस क्या होता है। मॉनेटरी आइटम्स, नॉन मॉनेटरी आइटम्स की डेफिनेशन को याद करने की जरूरत नहीं, छोड़े पर ये स्टैंडर्ड में दी होगी। ओके, प्रेजेंटेशन करेंसी, प्रेजेंटेशन करेंसी, द करेंसी इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी आर प्रेजेंटेड। ये लिखें पी एंड एल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, पी एंड एल, बैलेंस शीट एटसेट्रा। तो फंक्शनल करेंसी में जर्नल एंट्रीज होती हैं और प्रेजेंटेशन करेंसी में पी एंड एल और बैलेंस शीट बनते हैं। नॉर्मली इट इज सेम एज, नॉर्मली रॉयल फैन की बात करते हैं, रॉयल फैन की फंक्शनल करेंसी क्या है, पाक रुपीस, और प्रेजेंटेशन भी तो नॉर्मली सेम हो गई। लेकिन जापान वाली कंपनी की बात करें, फंक्शंस कहां कर रही है, पाकिस्तान में, और पी एंड एल बैलेंस शीट जापान की बना के देनी है, तो फिर उस केस में सेम, लेकिन आमतौर पे तो सेम ही होती है। जहां फंक्शंस कर रहे हैं वहीं आपने क्या बना के देना होता है, पी एंड एल बैलेंस शीट। लेकिन कभी कभी फंक्शन पाकिस्तान में कर रहे होते हैं और पी एंड एल बैलेंस शीट जापान वालों को बना के देना होता है, तो चेंज भी हो सकता है। लेकिन यहां भी जरूर लिख लें, प्रेजेंटेशन करेंसीज हजारों हो सकती हैं, प्रेजेंटेशन करेंसीज जितनी मर्जी हो, जहां मर्जी आप जिस मर्जी मुल्क में अपना पी एंड एल बैलेंस शीट ट्रांसलेट करके भेज दें, कोई मसला नहीं। ये एग्जांपल काट दें क्योंकि वो एक और एग्जांपल आपको उधर नीचे करा दिए। ओके, एंड पे हैं चैप्टर के।
पॉइंट 7 MCQ 7 विच टू आर सेकेंडरी इंडिकेटर्स, जल्दी से टेक कर दें पेज नंबर 422। विच टू आर सेकेंडरी इंडिकेटर्स, टेक कर दिए। विच टू आर द सेकेंडरी इंडिकेटर, सेकेंडरी याद है? वैसे याद नहीं रखने थे, आप सफा खोल के देखें, याद तो पेपर में नहीं रखने। कौन सा वाला? द करेंसी इन विच फंड्स फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर जनरेटेड, ए टेक करें। यार ये बी तो पता नहीं क्या इसने डाला, ये तो हमने शायद पढ़ा भी नहीं था। द करेंसी इन विच कंट्रीज रजिस्टर्ड, ऐसा ना तो ये प्राइमरी है ना सेकेंडरी है, ये तो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा। ऐसी जाहिर बात है जब एमसीक्यू में बात आएगी तो इधर उधर की बोंगियां आएंगी ना, तो ये चीज देखी देखी लग रही है या ऐसी कोई बात नहीं पड़ी। तो एमसीक्यूज ऐसे किया करेंगे पेपर में, जो देखी देखी बातें होंगी वो नजर आ जाएंगी, जो अनदेखी होंगी उनको इग्नोर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, द करेंसी इन विच रिसीव्स फ्रॉम ऑपरेशंस आर यूजुअली रिटेन्ड, इसे टिक करेंगे। ये देखी देखी तो लग रही है लेकिन ये सेकेंडरी नहीं है, ये कौन सा इंडिकेटर है? तो किस किस को टेक करेंगे? लेकिन प्लीज आपने कुछ भी नहीं करना, लिखने स्टैंडर्ड का पैरा 9 और 10 खोल के देख लेना अगर भूला हो। दो ही पैराज मैंने टिक करवाए हैं, स्टैंडर्ड का पैरा 9 और पैरा 10। 9-10 लिख लिया आप लोगों ने, घर जाके सोच रहे हैं 9-10 क्या है। अच्छे बच्चों ने लिखा पैरा। अच्छा, अब आप होमवर्क में एमसीक्यू नंबर 3 कर लीजिएगा। एमसीक्यू 4 में आ जाए। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ मॉनेटरी आइटम, नॉट अ मॉनेटरी, जरी नॉन मॉनेटरी पूछ रहे हैं ना, नॉन मॉनेटरी। कैश एंड बैंक तो मॉनेटरी है ना, ऐसे लिखा करें, ये मॉनेटरी है। डेटर भी मॉनेटरी है, डेटर की मॉनेटरी है, पैसे आने हैं। लोन पेएबल भी, तो आ जाके नॉन मॉनेटरी कौन सी बन गई? इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट आ रहा था तो लफ्ज, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर कंपनीज का मतलब है आपने किसी और कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, आपने किसी और कंपनी के अच्छा शेयर खरीदे हो, प्लांट खरीदा हो, बिल्डिंग खरीदी हो, ये कैश रिसीवेबल होता है। और मॉनेटरी चीजें क्या होती हैं? पैसे रिसीवेबल और पेएबल। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? एन एंटिटी कैन हैव ओनली वन प्रेजेंटेशन करेंसी, कहते हैं प्रेजेंटेशन करेंसी आपकी बस एक होनी चाहिए, इसके अलावा कोई इजाजत नहीं है आपको। ना ना ना, ये बात गलत है, ये बात गलत है। फंक्शनल करेंसी इज द करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच एन एंटिटी ऑपरेट्स। बताएं, ये बात सही है? पहली बात तो गलत थी। एनी करेंसी, ना मेरा नहीं ख्याल यार, सोल्यूशन इजी बातें हैं सारी। एनी करेंसी अदर देन फंक्शनल इज अ, थोड़ा सा वेट करें, फॉरेन करेंसी की डेफिनेशन पढ़ के आए जरा। अदर देन फंक्शनल करेंसी इज फॉरेन करेंसी, डेफिनेशन यही है? ओके। तो 2 और 3 टिक हो गए, इसका मतलब है ऑप्शन सी टिक होगी। ओके, पैरा कौन सा था यार? पैरा 9 और 10। तो स्टैंडर्ड अगर आपके पास घर में हुए तो आज जाके पैरा 9 टिक कर लीजिएगा। इसमें किसका जिक्र होगा? फंक्शनल करेंसी के प्राइमरी इंडिकेटर्स का और फंक्शनल करेंसी के सेकेंडरी का। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी का इसने लफ्ज लिखा नहीं, इसने पता क्या लफ्ज लिखा है? द फॉलोइंग फैक्टर्स मे ऑल्सो प्रोवाइड एविडेंस। ये इसने सेकेंडरी लिखे हैं और प्राइमरी के साथ इसने कुछ भी नहीं लिखा। एन एंटिटी कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स, ऊपर, हाँ ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन वो ऊपर कुछ और है। इट इज प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच एन एंटिटी ऑपरेट्स, ये कोई और बात है। तो पैरा 9 में जी कौन से इंडिकेटर्स हैं? प्राइमरी, लेकिन स्टैंडर्ड ने ये हेडिंग नहीं दी, ये आई अपनी बुक में दी हुई है सिर्फ। और पैरा 10 में कौन से हैं? सेकेंडरी में याद नहीं आ रहा? रिसीट्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर यूजुअली रिटेन्ड। ओके, मैं ये भी याद कर लूंगा, मैंने नहीं स्टैंडर्ड खरीदने। कर भाई, फिर तो आईएस 1037 भी आना, सारा उठा के याद कर ली। और यार इसमें ये डेफिनेशंस वगैरह दी हुई हैं, अगर कभी आ जाए फंक्शनल करेंसी की, मॉनेटरी आइटम्स
प्रेजेंटेशन करेंसी की, ये 2-3 डेफिनेशंस पढ़ाई हैं, इसलिए पैरा 8 भी टिक कर लें। तो अब आप किताब के शुरू में जाएं, इस चैप्टर के शुरू में 3 पैरास बस लिख लें, पैरा 8, 9, 10। चैप्टर के शुरू में कहीं लिख लें पैरा 8, 9, 10। पैरा 8 में क्या दी हुई है? डेफिनेशंस, और 9 और 10 में फंक्शनल के प्राइमरी और सेकेंडरी इंडिकेटर्स। चलें यार, बस ओवर होगी, न्यूमेरिकल शुरू करें। इधर आओ। अच्छा, कल आपने मुझे याद कराने सुबह आते ही 5 मिनट ये सारी थ्योरी जरा रिवाइज करनी है, जितनी भी आज पढ़ी है हमने। अच्छा मोहतरम, ये जहाज है और साहिल समंदर से हमारा सामान लेके आ रहा है, और ये है अमेरिका का सी पोर्ट, और ये है मशहूर ज़माना हमारा कराची का सी पोर्ट। मुझे बताएं जी, चीजें किस वक्त रिकॉर्ड करें? कराची पहुंचने पे रिकॉर्ड करें, या जब अमेरिका से रवाना हो गई तब रिकॉर्ड करें? हाँ, एक्सेलेंट, एक साहब ने अच्छा जवाब दिया है, जिस वक्त टाइटल ट्रांसफर हो गया। जिस वक्त टाइटल ट्रांसफर हो गया उस वक्त चीजों को रिकॉर्ड कर लें। अब ये जो टाइटल ट्रांसफर हो गया, ये डिपेंड करता है अरेंजमेंट पे, कि हमारा अरेंजमेंट क्या हुआ है। तो अरेंजमेंट आप बता दें, 2 ही किस्म के चल रहे होंगे दुनिया में। कौन कौन से अरेंजमेंट चल रहे होंगे, सोच के बताएं। कभी कभी ऐसा होता होगा कि बाहर के बंदे से हम कहते होंगे, अब बाहर का बंदा हमें कहता होगा चीज मंगवा, तो हम कहते होंगे अच्छा ठीक है मैं चीज मंगवा लेता हूं। बाहर का बंदा इतना तगड़ा और स्ट्रांग होता है, कहते हैं यहीं से चीज तेरी है, एग्रीमेंट में लिख देता है यहीं से चीज तेरी है। अब रास्ते में जो मर्जी हो, हमारा नुकसान हुआ है, तो फिर ऐसी सूरत में हमें चीज मजबूरन कब रिकॉर्ड करनी पड़ेगी? जब यहां से रवाना होगी। कई दफा बाहर का बंदा तगड़ा नहीं होता, बाहर का बंदा मजबूत नहीं होता, कोई बाहर का बंदा डॉन नहीं होता, हम उसे कहते हैं चीज भिजवा दे, यहां पे पहुंचेगी तो मेरी है, रास्ते में डूब गई तो मैंने पैसे नहीं देने। तो इट डिपेंड्स अपॉन दी अरेंजमेंट। जो मर्जी अरेंजमेंट आप कर लें, ये अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अरेंजमेंट क्या हुआ है। अच्छा, अब अरेंजमेंट जो भी हो, अंग्रेजों ने ना इसके 2 नाम बना दिए हैं। अगर पेपर में लिखा हो FOB, ये फ्री ऑन बोर्ड कोई लफ्ज है, उसकी एब्रीवेशन है, छोड़ें। अगर मैं पेपर में लिखा हो FOB, तो आपने चीजें रिकॉर्ड करनी है जैसे ही चीजें कहां से रवाना हो गई, अमेरिका से रवाना होगी, आपने चीजें रिकॉर्ड कर लेनी है। और अगर पेपर में लिखा हो CIF, ये कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट कोई लफ्ज से पता नहीं क्या है, छोड़ें। अगर पेपर में लिखा हो CIF, तो आपने चीजें कब रिकॉर्ड करनी है? हमने पाकिस्तानी बंदे ने चीजें कब रिकॉर्ड करनी है? जब कहां आ जाएं? कराची सी पोर्ट पे। कुछ नहीं, मैं किताब का सफा खुलवा रहा हूं, किताब ना नोट करें, किताब का सफा खोलें और न्यूमेरिकल शुरू करें। किधर है जी? नहीं, ये फ्री ऑन बोर्ड वगैरह है कहीं एक पेज पे लिखा 380 जी। मैं सवाल लेता हूं, टू। यहां डायग्राम आपने बनानी भी बना लीजिएगा, लेकिन इसमें जरा समझ लें पहले। डिस्कशन ऑफ फ्री ऑन बोर्ड एंड कॉस्ट इंश्योरेंस एंड इन अल्फाज में नहीं जाना कि इनका क्या मतलब है। वी रिकॉर्ड परचेज व्हेन गुड्स आर लोडेड एट फॉरेन पोर्ट, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर टू अस ऑन फॉरेन। और दूसरा अरेंजमेंट क्या है? वी रिकॉर्ड परचेज व्हेन गुड्स सेफली रीच एट आवर पोर्ट। अब वो डायग्राम बना लें, अगर आपने वो बनानी है यहीं पे बना लें। कैमरा उधर करो। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, तो जाहिर सी बात है। साथ वाले ने ब्लू मार्कर से समंदर की लहरें बनाई हैं और ब्लैक मार्कर से ऊपर जहाज बनाया है। मछली नीचे बना दें। आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर ये टाइटैनिक हुआ तो हमारा किस सूरत में नुकसान होगा पाकिस्तानी बंदे का? सोचो 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 सोचो। FOB वाले केस में अगर ये टाइटैनिक का जहाज हुआ और इसने रास्ते में डूबना ही हुआ, तो फिर हमारा कब नुकसान होगा? FOB, क्योंकि हमारी चीजें कब बन गई थी? जैसे ही बाहर के मुल्क से रवाना हुई। करें जी क्वेश्चन 24 प्रैक्टिस का। पांच 7 मिनट इस पे लगाएं, फिर अगला टॉपिक शुरू करना है। ये सवाल पर जनरल एंट्रीज हैं।
एफओबी वाला सवाल आपको क्लास में करा रहा हूँ, सीआईएफ वाला आपके होमवर्क में होगा, फिर उसे कल डिस्कस करेंगे। और अभी हमने टेस्ट भी डिस्कस करना है आज। टूअर्स लिमिटेड, अ पाकिस्तानी टूरिस्ट कंपनी, टूअर्स लिमिटेड, अ पाकिस्तानी टूरिस्ट कंपनी बॉट एन इंजन टू यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रेन। द इंजन वॉज इंपोर्टेड फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। अच्छा यार, आज मैं कुछ और बातें आपसे करने लगा हूँ, आज कुछ और बातें आपसे करने लगा हूँ। मुझे बता दें, टूअर्स लिमिटेड अ पाकिस्तान टूरिस्ट कंपनी, फंक्शनल करेंसी बताएं, फंक्शनल करेंसी। टूअर्स लिमिटेड अ पाकिस्तान टूरिस्ट कंपनी, फंक्शनल करेंसी बताएं, पाक रुपीस। इट इंपोर्टेड अ इंजन फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। फॉरेन करेंसी क्या होगी? जीबीपी, जीबीपी। तो मैंने आपको क्या कहा था, हमने जितने सवाल आज तक किए हैं उनमें हम फॉरेन करेंसी को बदलते थे फंक्शनल करेंसी में। चलें जी, अब आप सवाल में वापस आ जाएं, हमने अभी कुछ और बात ढूंढनी है फिलहाल। द इंजन वॉज ऑर्डर्ड ऑन 25 मार्च। यार ऑर्डर की डेट तो काटे ना, ऑर्डर तो बस ये होता है ना, फोन करके ऑर्डर दिया, ये तो काटें डेट 25 मार्च, नीचे रेट भी काट दें ऐसे कंफ्यूज करने के लिए। इंजन किसी ने फोन पे ऑर्डर लगाया, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, 2 रोटी 6 टमाटर। अच्छा, द इंजन वॉज ऑर्डर्ड ऑन 25 मार्च 2000, वर शिप्ड ऑन 15 जुलाई एंड अराइव्ड ऑन 25 जुलाई। अब कॉन्सेप्ट, एक मिनट अभी डिसीजन नहीं लेना। और अरेंजमेंट कौन सा है? आप बताएं, रवाना कब हुई सी पोर्ट बाहर वाले से? 15 जुलाई। और पहुंची कब? आप बता दें, मैं चीजों को कब रिकॉर्ड करूं? जब रवाना हुई तो इस दिन रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारे हो गए, तो इस दिन हम चीजों को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि अरेंजमेंट कौन सा है? एफओबी वाला। क्लियर? ओके। अच्छा, हमारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? हमने मंगवाया क्या? इंजन। और शायद हमने क्यों मंगवाया इंजन? हमने एक ट्रेन बनानी है, हमने एक ट्रेन बनानी है, खुद बना रहे हैं। द ट्रेन इज टू बी यूज टू ट्रांसपोर्ट टूरिस्ट। जाहिर बात है, ट्रेन पे आपने गुड्स तो नहीं लेके जानी, टूर्स कंपनी आपका नाम है। द ट्रेन वॉज कंप्लीटेड ऑन एट अ फर्दर कॉस्ट ऑफ 55,000, क्योंकि इंजन की भी खर्चा आता है, बाकी चीजें भी तो, टायर वगैरह भी तो लगाए होंगे, पता नहीं किस जमाने की बात है। ट्रेन बन रही है 55,000 में, बाकी चीजें लगी। एंड वर अवेलेबल फॉर यूज ऑन, एंड वर फर्स्ट ब्रॉट इनटू यूज ऑन। अच्छा जी, यहां पे मुझे जरा सोच के बताएं, इन तीनों बातों का क्या मतलब है? ये 16 शुरू कर दिया इसने, या ये 16 शुरू हो गया है? ट्रेन किस दिन मुकम्मल हुई? मेरे ख्याल से अगस्त के महीने में ट्रायल रन वगैरह, टेस्ट रन वगैरह हुए होंगे, इसलिए उसने लिखा है अवेलेबल फॉर यूज ऑन कम सितंबर। तो मुझे बता दें, डेप्रिशिएट किस दिन से करना? 1 सितंबर से। 1 सितंबर से आप डेप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। एंड वर फर्स्ट ब्रॉट इनटू यूज ऑन 1 अक्टूबर। इस लाइन को काट दें, क्योंकि अवेलेबल फॉर यूज वाले दिन से डेप्रिशिएट करते हैं, या जिस दिन आपकी फिजिकली यूज शुरू हुई। द ट्रेन हैज रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 30,000 and useful life of 10 years. Tours Limited paid the British specialist on सेटलमेंट डेट है ना, ये तो लिख लें, सेटलमेंट डेट, जिस दिन हमने पैसे दे दिए। और सेटलमेंट डेट की क्या खासियत होती है? सबसे पहले कैश रिकॉर्ड होता है। इसका मतलब है चीजें उधार पे खरीदी हुई हैं, इसका मतलब है कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। तो जो पहली वाली हम एंट्री करेंगे उसमें पेएबल बनाएंगे या कैश क्रेडिट करेंगे? ये तो छोड़ें, ये जब सवाल खुलेगा तो देख लेंगे ये क्या चीजें आ रही हैं। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। पहली जनरल एंट्री, तारीख बताएं यार पहली। ना ना ना, ऑर्डर वाली तारीख मैं नहीं पूछ रहा। 15 जुलाई 15 जी, 15 जुलाई 15। यार इसमें जरा मशहूर, बनानी ट्रेन है, मंगवाया इंजन है। बनाने बर्गर है, मंगवाए अंडे हैं, कोई गलत बात नहीं की। बनानी ट्रेन है, मंगवाया इंजन है। अब आपकी मर्जी है, ट्रेन वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट करें, मैं इंजन डेबिट कर रहा हूं, ट्रेन वर्क इन प्रोग्रेस भी आप डेबिट कर दें तो कोई हर्ज नहीं, मेरा नहीं ख्याल इतना बड़ा कोई ब्लंडर होगा। बहरहाल इंजन डेबिट कर दें, कोई मसला नहीं। लेकिन प्लीज 15 जुलाई को अगर आप इंजन डेबिट करें तो मुनासिब है उसके साथ इन ट्रांजिट का लफ्ज लगा दें, कि इंजन डेबिट से मुराद कहीं ये ना समझा जाए इंजन हमारे पास आ गया है, इंजन तो अभी बाहर के पोर्ट पे है ना। तो इंजन इन ट्रांजिट का लफ्ज अगर लगा दिया जाए तो थोड़ा प्रोफेशनल लफ्ज बन जाएगा। वैसे तो आपका बन गया इंजन, इंजन डेबिट किया जा सकता है। 15 जुलाई 15 इंजन बना बनाया आ रहा है, लेकिन बस रास्ते में है। नहीं 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 नहीं, वो तो जिस चीज में डलना है आगे, इंजन तो अब मटेरियल है ना,
इंजन फिक्स एसेट नहीं है, इंजन रॉ मटेरियल है, वो तो आगे ट्रेन में डलना है। तो गाड़ी बनाने के लिए टायर और बाकी चीजें मंगवाए, तो जब गाड़ी में डलेंगे तभी गाड़ी डेप्रिशिएट होगी ना। तो इंजन रास्ते में है और मोहतरम पैसे तो आपको पता है इस दिन नहीं हमने पे किए, वो आखिरी लाइन सवाल में यही थी। तो कितने का इंजन है? 20,000 GBP का, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड कहते हैं पता नहीं, और इसे रेट क्या है? नहीं, 1 पाउंड 9.25 पाक रुपीज का है। क्या अमाउंट है जी? 20,000 इंटू 9 185,000। ओके, ये देखो, ये पानी की लहरें हैं, ये फॉरेन पोर्ट है, ये लोकल पोर्ट है। तो जिस दिन फॉरेन पोर्ट से रवाना हुआ वो क्या तारीख थी? उस दिन हमने क्या एंट्री की? इंजन इन ट्रांजिट डेबिट पेएबल क्रेडिट। अच्छा यार, इधर अब 25 जुलाई को 2 एंट्रीज मैं बोलने लगा हूं, दोनों की इजाजत है पेपर में। आप वो एंट्री बताइएगा जिससे आगे काम आसान हो जाए। मैं 2 एंट्रीज बोलने लगा हूं। एक एंट्री इंजन डेबिट इंजन इन ट्रांजिट क्रेडिट, बस इंजन डेबिट इंजन इन ट्रांजिट क्रेडिट। वो जो इन ट्रांजिट था वो खत्म हो गया, अब आ गया। दूसरी एंट्री एक ये भी तो कर सकता हूं, ये गौर से सुनिएगा, ट्रेन वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट इंजन इन ट्रांजिट क्रेडिट। बस अब इंजन आगे ट्रेन बननी शुरू होगी ना, ये समझ लें। दूसरी एंट्री से जरा आगे टाइम सेव हो जाएगा, वरना शायद कोई और एंट्री भी दोबारा करनी पड़े। हाँ, वो साल के अंदर, वो बात आपकी ठीक है, समझने के लिए इनके कर रहा हूं जी। बोलें बोलें बोलें, इस दिन बोलें। 2 एंट्रीज हो सकती हैं, दोनों सही हैं पेपर में, इंशाल्लाह दोनों के सही मार्क्स मिलेंगे। पहली इंजन डेबिट इंजन इन ट्रांजिट क्रेडिट, और दूसरी एंट्री ट्रेन वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट और इंजन इन। मैं दूसरी कर रहा हूं जी। किस दिन इंजन आया? 25 जुलाई। जिस दिन आ गया ना, उस दिन इन ट्रांजिट का अकाउंट तो फौरन किताबों से फारिग करें, क्योंकि नथिंग इज इन ट्रांजिट नाउ। इस अकाउंट को तो किताबों से फौरन बाहर निकालें। ना 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 ना, करेंसी रेट अब ना देखो, ये इंजन नॉन मॉनेटरी है यार। लेवल अब आपके थ्योरी पढ़ने के बाद तो लेवल आसमानों पे। ये इंजन क्या है? पहले फंक्शनल और फॉरेन की डिस्कशन शुरू कर दी हमने, अब हमने मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी मॉनेटरी, ऐसा ही है। ये नॉन मॉनेटरी आइटम है और ये मॉनेटरी। अब इंजन को छोड़ें, अब आपने एक्सचेंज रेट नहीं देखना, इंजन को अपने हाल पे छोड़ दें। बस कितना है? 180, बस इसको अब 185 पे ही रखना है। अब आपने करेंसी के रेट से नहीं कुछ खेलना, क्योंकि 25 जुलाई का भी शायद उसने रेट दिया हुआ है मेरे ख्याल से परेशान करने के लिए। 25 जुलाई का भी रेट दिया हुआ है, लेकिन 25 जुलाई को सिर्फ क्या हुआ है? इंजन आया है जो ऑलरेडी डेबिट हो चुका था। तो इसलिए ये कौन सा आइटम है? नॉन मॉनेटरी। और ये नॉन मॉनेटरी है, तो इसको अपने हाल पे छोड़ें, ना छेड़ें। हाँ, एक और एंट्री हमें करनी पड़ेगी। ट्रेन बनना शुरू हो गई है, जैसे ही क्या आ गया? इंजन आ गया। चलें जी, अगली एंट्री आगे आ जाए जी। ट्रेन वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 जुलाई 15 एट अ फर्दर कॉस्ट ऑफ 55,000 का खर्चा और हो गया ट्रेन पे। अब जाहिर बात है इंजन तो नहीं होगा, टायर वगैरह बाकी चीजें जोड़ी होंगी। किस दिन? 31 जुलाई 2015। ट्रेन पे और खर्चा हुआ है। ट्रेन वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीट हो गया। सबर करो सबर करो, सबर 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 सबर। 1 मिनट में आपसे पूछ लेता हूँ और कौन सी एंट्रीज के ऑप्शंस हैं, वो भी सही होंगी इंशाल्लाह। ट्रेन वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा, मेरी सजेशन सी है कि आप जो ट्रेन आपने कंप्लीट करनी है ना, उसकी एंट्री यकम सितंबर को ही कर दें, बजाय कि 31 जुलाई को करें। ट्रेन की जो मुकम्मल होने की एंट्री है ना, वो यकम सितंबर को कर दें। माना कि ट्रेन पे खर्चा होना बंद हो गया है, लेकिन ट्रेन को महीना शायद हमने चला चलू के कुछ देखा हो, तो कुछ और भी खर्चा हुआ हो, लेकिन वो सवाल ने दिया नहीं। तो 31 जुलाई को ट्रेन माना मुकम्मल हो गई है, लेकिन काबिल इस्तेमाल हालत में कब से आई है? फर्स्ट। तो पेमेंट बीच में आ रही है? बीच में आ रही है, वेल डन, एक्सेलेंट। पेमेंट बीच में एंट्री कर दो। पेमेंट बीच में 31 अगस्त को आ रही है, पेमेंट को पे कर दें। क्या तारीख है बोलो? 31 अगस्त 15। पेमेंट क्रेडिट करने में पहले पेएबल डेबिट ना किया करें भाई, ये तो मॉनेटरी आइटम है ना, इसको तो छेड़ना पड़ेगा। अब कोई ना कोई गेन लॉस आएगा। कितने ब्रिटिश पाउंड थे? मल्टीप्लाइड बाय 9.90। कितना? 1,98,000। पड़ा किस पे हुए पेएबल? और लॉस, एक्सचेंज लॉस कितना?
1300। अच्छा जी, अब एक दिन बाद, पेमेंट करने के एक दिन बाद, यानी यकम सितंबर को ट्रेन काबिल इस्तेमाल हालत में आ गई है, यकम सितंबर 15 को। अब देखें ये लफ्ज़ लगा रहे या हट जाए, ये लफ्ज़ तो हट जाए ना ट्रेन के साथ, लेकिन ट्रेन बनी कितने में? 2,40,000 में। तो ट्रेन डेबिट कर दें और ट्रेन वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट कर दें। 185 प्लस 55 247। चलिए बस डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं। भाई आप ऐसे समझो ना, आप जरा गौर से देख रहे हो, इस दिन इंजन आ गया था, इस दिन और खर्चा हुआ ट्रेन पे, तो हमने कहा ट्रेन बन रही है, ट्रेन बन रही है। जिस दिन सवाल ने लिखा ट्रेन काबिल इस्तेमाल हालत में आ गई है, उस दिन ये लफ्ज़ साथ हटा दो, यानी कि एक चीज़ तैयार खड़ी है, आप उसके वर्क इन प्रोग्रेस लफ्ज़ लिखो, बड़ा बुरा लगेगा। तो बस ये एक एंट्री है वर्क इन प्रोग्रेस के लफ्ज़ को हटाने की। वर्क इन प्रोग्रेस का लफ्ज़ हटाने के लिए वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट और ट्रेन डेबिट। अच्छा डिप्सी निकाल लें, निकाल ली जी मोहतरम। लाइफ कितनी है ट्रेन की? 10 years। और रेजिडुअल वैल्यू 30,000। 31 दिसंबर है ये ना, 31 दिसंबर 15 जी बोलें जी। कॉस्ट 240 माइनस 30,000 डिवाइडेड बाई यकम सितंबर को ट्रेन काबिल इस्तेमाल हालत में आ गई है। सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर 7,000। अच्छा भाई एक बात याद रखा करें, क्लासवर्क का सवाल जरूर किया करें घर में जाके। कुछ लोग सिर्फ होमवर्क का सवाल करते हैं, क्लासवर्क का सवाल मेन होता है जिसकी बुनियाद पर बेस बननी होती है। वो कम टाइम में हो जाता है क्योंकि आपने क्लास में एक दफ़ा किया होता है, लेकिन हिम्मत करके क्लासवर्क का सवाल भी एक दफ़ा कर लिया करें। ये सवाल तो जरूर कीजिएगा। उधर ही रखो कैमरा। अब नया टॉपिक क्या शुरू करना, टेस्ट की डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा इन द एंड मैं होमवर्क आपको फॉर्मली भी बता दूंगा, लेकिन आप मुझे ये बताएं अगले सफ़े पे जो क्वेश्चन आ रहा है 25, यह आपका होमवर्क है, इसमें कहीं CIF लिखा हुआ है, इसको एक दफ़ा पढ़ लें या पढ़ना भी आप पे छोड़ दिया जाए? पढ़ना भी आप पे छोड़ दिया जाए। एक्सेलेंट, टेक इट एज अ चैलेंज। और ये आप समझें कि 7 नंबर का सवाल है। तो एग्जाम एटमॉस्फेयर में घर में बैठ के आपने सवाल को करना है। कितने मिनट लगेंगे जी? 7 0 1.8 12 मिनट, 12-13 मिनट लगेंगे। तो 13 मिनट लगेंगे इस सवाल को करने में। एग्जाम एटमॉस्फेयर में बैठ के करने की कोशिश कीजिएगा। रीडिंग टाइम 1 मिनट, ऊपर 2 मिनट डाल दीजिएगा। ओके यार वो सवाल रह गया था कल वाला MCQ 9, इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ने वाली रह गई थी। आप लोग बेशक ना निकालें। एट विच अमाउंट अबव प्रॉपर्टी शैल बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट। प्रॉपर्टी बैलेंस शीट में किस पे जाएगी? 805.8। व्हाट इज दैट, ये जरा लफ्ज पढ़िएगा यार। व्हाट इज द टोटल चार्ज या टोटल क्रेडिट इन P&L? ये ना चार्ज होता है एक्सपेंस P&L में, और क्रेडिट होता है इनकम। और नेट का मतलब है कभी एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, कभी इनकम्स बढ़ जाती हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इस सवाल के ट्रांजैक्शंस को सामने रख के सोच लेते हैं P&L में क्या गया था। माजरत के साथ जनरल एंट्रीज में भूल गया इसको यहाँ पे डालना, तो जनरल एंट्रीज अल्लाह करे सोल्यूशन में हुई हो तो वहीं से देख लेते हैं जो मैंने कल आपको कराई थी। P&L में क्या जाना है। क्वेश्चन नंबर 9। वेरी अनलकी कि जनरल एंट्री सोल्यूशन में नहीं हुई, कल आपको करा दी थी। अच्छा एक तो मोहतरम एक्सचेंज लॉस आ रहा था 14, ये एक्सचेंज गेन लॉस नहीं था, एक्चुअली ये फेयर वैल्यू गेन लॉस था 14.2 का। और एक्सचेंज गेन पेएबल्स पे एंट्री में 22.5 भी आया था। ये 3 एंट्रीज की थी हमने। तो खुशी कितनी? 22.5 की। इसका नाम उसने रखा हुआ था क्रेडिट।
और गम या चार्ज कितना 14.2। नेट खुशी बची या नेट गम बचा? खुशी बची। तो 8.3 की खुशी थी जो कि इनकम में जानी थी P&L। असल में इसने सेकंड रिक्वायरमेंट में ना P&L के एक्सट्रैक्ट्स मांगे हुए थे, P&L के एक्सट्रैक्ट्स मांगे हुए थे। यार ये देखें, आप बड़ा एंजॉय करेंगे। मून यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल, मून यूजेस, ये रिक्वायरमेंट सी ए और बी आई कैप की तरफ से थी, सी मेरी तरफ से। रिक्वायरमेंट सी, बैलेंस शीट में 30 सितंबर 19 को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने पे जाएगी अगर हम कॉस्ट मॉडल पसंद करें? किसी को हैंड रिटन सफा याद आ रहा है? हैंड रिटन सफे में पढ़ा था कि कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल में IAS 40 में क्या फर्क है? फर्क जरा बताएं। कॉस्ट मॉडल में फेयर वैल्यू इग्नोर करनी है और डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, और फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन इग्नोर करनी है और फेयर वैल्यू कंसिडर करनी है, फेयर वैल्यू कंसिडर करनी है। चलें ये निकालें, अमाउंट कैलकुलेटर पे निकाल लें। यार ये कॉस्ट 820 है, शुरू वाली 820 है कॉस्ट, याद आ रहा है? कल 820 है कॉस्ट, लेकिन फेयर वैल्यू बनाने जाइएगा प्लीज। 820 कॉस्ट है। लाइफ में क्यों दिखाऊं, तुमने किताब ली हुई है उसमें मेरे, लाइफ 50 साल। चलें जी, जो मैंने अपनी तरफ से डाला है उसका आंसर मुझे बीवी चाहिए। किस दिन की बताएं? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की 30 सितंबर 19 की। कॉस्ट बताएं जी। 820। अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन कहाँ होनी है? एक ही साल की डेप्रिसिएशन है, वो भी शायद पूरे साल की नहीं है। 820 कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय 50 साल इनटू जुलाई में खरीदा, जुलाई, अगस्त और सितंबर। 3/12 से ज्यादा भूल गया ना, 7 वाला से ज्यादा है ये 4.1 जी 81। ये हमारा जवाब कब आता? अगर हम कॉस्ट मॉडल यूज करते हैं। नोट कर लो। तो ये हैंड रिटन पेज 1 की रिवीजन हो गई है। MCQ नंबर 9 के साथ लिखें, हैंड रिटन पेज 1 रिवाइज करना है। अच्छा, ऐसे घर में खुद नहीं सोचते होते अगर इस सवाल में ये लाइन लिखी होती तो क्या होता? अच्छा, भाई ऑनलाइन वाले ये एरो कीज बनी हुई हैं आपके कीबोर्ड के ऊपर, तो रिवाइंड करने के लिए ये वाली एरो की दबा दिया करें अगर कोई चीज मिस हो जाए। फॉरवर्ड करने के लिए ये वाली एरो की, वॉल्यूम ज्यादा करने के लिए ये वाली एरो की, वॉल्यूम कम करने के लिए ये वाली एरो की। बहरहाल आप हज़रात को मेरे से ज्यादा बेहतर पता है। ओके, IFRS 16 पास्ट पेपर क्वेश्चन 11। ये क्वेश्चन 11 ही मैंने आपको टेस्ट में डब्बे की फॉर्म में अंग्रेजी में फैला के दे दिया था, तो ये सवाल वही था। इसको अब तसल्ली से पढ़ते हैं, हमारे पास 15-20 मिनट हैं। पहले डिसाइड करना है हमने, यार 1 मिनट, आप जरा पूरी लीज के बारे में एक बात सुन लें। ना, बात आपने सही किया, लेकिन जरा मुझे बताने दो। पहले आपने डिसाइड करना है कि IFRS 16 भी है या नहीं। अच्छा, जब डिसाइड हो जाए IFRS 16 का सवाल है, तो फिर आपने अगला डिसीजन लेना है कि लेसी का सवाल है या लेसर का। लेसर का जब सवाल डिसाइड हो जाए तो फिर आपने अगला डिसीजन लेना है, यहां पे उतरेगा जूता। ये आपने ब्लंडर मार दिया, फाइनेंस या ऑपरेटिंग। जब लेसर का सवाल आ जाए तो पहले डिसाइड करना है मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसर है या सिंपल है। उसके बाद फिर अगला डिसीजन है कि फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग। तो अब जरा दोबारा बताइएगा, पहले क्या सवाल डिसाइड करने, लेसी क्या या
छोड़ें, वो तो ऐसी बोंगे। लेसी क्या है या लेसर क्या है? दूसरा सवाल, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है या मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर जो होता है ना, उसमें आ रही होती है एक मिनट, स्टार्ट कहां से होता है? कॉस्ट, फेयर वैल्यू, GI/NI। लेकिन ये जो सिंपल लेसर होता है ना, उसमें सवाल शुरू होते हैं GI/NI से, और जो मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर होते हैं कॉस्ट, फेयर वैल्यू, GI/NI। अच्छा, जब डिसाइड हो जाए मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसर का सवाल है, फिर भी वो सवाल अपनी जगह लगेगा कि फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। ओके, नेपच्यून लिमिटेड हैज, उसे पहले देख लो ना मैन्युफैक्चरर डीलर है या सिंपल लेसर है, फिर उसके बाद अप्लाई बिल्कुल कर दो। यस, उससे पहले डिसाइड कर लो मैन्युफैक्चरर डीलर है या सिंपल है, फिर टेस्ट अप्लाई कर लो। ठीक है, पहले घर में जाएंगे फिर कमरे में जाएंगे। नेपच्यून लिमिटेड हैज एस्टैब्लिश्ड इट्स बिजनेस इन दिसंबर 2008। नेपच्यून लिमिटेड ने दिसंबर 2008 में कारोबार शुरू किया। एंड मशीनरी, प्लांट और मशीनरी के सप्लायर के तौर पे काम शुरू किया। प्लांट और मशीनरी के सप्लायर के तौर पे काम शुरू किया। इसीलिए कॉस्ट और फेयर वैल्यू अलग दी हुई थी। अगर ये सिंपल लेसर होता ना, तो जरा, अगर ये सिंपल लेसर होता, पता क्या लिखा होता? नेपच्यून लिमिटेड हैज एस्टैब्लिश्ड इट्स बिजनेस एज अ लीजिंग कंपनी, और सिर्फ ये दी होती, ये ना दी होती। ये असल में कॉस्ट भी फिर होती है, फेयर वैल्यू भी होती है, क्योंकि आपको पता है सिंपल लेसर क्या करता है, बैंक क्या करता है, बैंक जाके होंडा से गाड़ी खरीदता है, होंडा से गाड़ी खरीदते हैं, वो कॉस्ट भी हो सकती है, फिर जो मर्जी आप उसको कहते हैं, लेकिन ये दो चीजें गिवन नहीं होती मोहतरम। तो मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसर का सवाल कभी कभी तो नेचर ऑफ बिजनेस देख के पता चल जाएगा। अगर नेचर ऑफ बिजनेस देख के भी गलती हो जाए, खुदा ना खास्ता पेपर में इंसान है ना पता चले, तो मोहतरम ये जो मैंने येलो से हाईलाइट किए हैं, ये इसके दो एविडेंस हैं। एविडेंस नंबर 1 कि ये सिंपल लेसर नहीं है, एविडेंस नंबर 2 कि कॉस्ट और फेयर वैल्यू अलग अलग दी हुई है। हाईलाइट कर लें, फिर मैं आगे चलता हूं। है पूरी रो में कोई एक हाईलाइटर भी होगा तो काम चल जाएगा। नहीं है? ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। बड़ा मजा आता है सवाल को कराने में। अच्छा जी, Neptune Limited has established its business as a supplier of plant. During the year ended, the company sold 2 machines under cash base. नहीं, और भाई ये सोल्ड का लफ्ज धोखा होता है, रियलिटी होती है 5 टेस्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था, ट्रांजैक्शन की लीगल फॉर्म नहीं देखते, ट्रांजैक्शन की रियलिटी देखते हैं। सोल्ड तो कहते हैं मैंने बेच दी 2 मशीनें, हम जरा टेस्ट लगा लेते हैं 5, फिर देखते हैं क्या बना। अगर मशीन पे 5 में से एक टेस्ट का जवाब भी यस आ गया, तो मशीन आपने फिर बेच दी है, फाइनेंस लीज है। और अगर 5 का नो आया तो ऑपरेटिंग लीज है। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मशीन ए। मशीन ए से स्टार्ट करते हैं। लीज कब शुरू हुई? हमारे साल के पहले दिन। लीज पीरियड, अच्छा यार ये लेसर का कैसे सवाल है? एक तो रिक्वायरमेंट में नहीं लिखा हुआ लेसर है, लेकिन ऊपर लिख के देखे ना, सोल्ड 2 मशीन्स या एक्वायर 2 मशीन्स, तो देर है, बेच रहे। अंडर कैश बेसिस या अंडर लीज? लीज पीरियड 6 साल। लीज इंस्टॉलमेंट्स पेबल एनुअली इन कॉस्ट ऑफ मशीन, अजीब सी। इकोनॉमिक लाइफ 6 years। तो मोहतरम अगर ये मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल है, तो मुझे 5 टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, फौरन पता चल गया है ये फाइनेंस लीज है। फाइनेंस लीज है क्यों? अगर 6 को 6 से डिवाइड करें, इसकी लाइफ ही कितनी है? 6 साल, और इसकी लीज टर्म भी। तो अगर आप 6 साल की चीज 6 साल के लीज पे लें, तो किस सवाल का जवाब यस आ गया? तीसरे सवाल का जवाब यस आ गया। अब अक्सर बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि मोहतरम फाइनेंस और ऑपरेटिंग के टेस्ट लगाने हैं पेपर में या सोचने हैं? तो उनके लिए मैं जवाब दे रहा हूं कि माइंड में आप ये स्केच बना सकते हैं। असल में हमारे सी का जवाब ही क्या आ गया है, तो मुझे ये सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो माइंड में ये स्केच आपने पेपर में बनाना है। मशीन ए में किस सवाल का जवाब यस आ रहा है? अगर आप लीज टर्म को डिवाइड करें लाइफ से, तो जवाब 75% से ज्यादा आ रहा है, जो कि 100% है वैसे इस सवाल में। इसलिए तीसरे सवाल का जवाब यस हो गया। तो ये लीज कौन सी बन गई? फाइनेंस लीज। अच्छा, पहले अब मैं जरा डिसाइड कर लूं, अगर ये फाइनेंस लीज है तो सवाल स्टार्ट कैसे करना है। मोहतरम सवाल आपने कैसे स्टार्ट करना है मशीन ए का? इफ इट इज डिसाइडेड कि ये फाइनेंस लीज है, तो
बिल्कुल। अच्छा मैं एक ही बात कर लूं, मरी जा रहे हैं सैर करने, अबू अगले साल कहां जाएंगे पुत्र पहले। ओके गाय, जब ये डिसाइड हो गया कि ये मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल है, फाइनेंस लीज है, तो फिर आपके जहन में पेज 64 आ जाएगा कि मैंने सवाल की वर्किंग स्टार्ट करनी है। इन पेजेस को यूज करना सीखें। मैंने सवाल की वर्किंग स्टार्ट करनी है, कॉस्ट, फेयर वैल्यू, जीआई और एनआई, और ये वाली एंट्री करनी है। लेकिन शुक्र है यूजीआरवी नहीं है तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड एंट्री नहीं बनेगी, ये 4 चीजें लिख के सिंपली एंट्री हो जाएगी। चलें जी, शौक से सवाल करें मोहतरम। वर्किंग 1, कॉस्ट बोलें। नाइन सिक्स 963। टीए से एक मैंने जूता मंगवाया जिसके नीचे कांटे लगे हुए हैं। ये उन लोगों को जूता मारा जाना है जिन्होंने 448 अपने पेपर में एंड पे डाला है और इन्हीं फिगर्स में पड़े रहे हैं, और अकलमंद लोगों ने 6963 यूज किया, आगे पॉइंट भी नहीं डाला, 0.4 भी डालने की जरूरत नहीं, छिक के रखें काम। 6963 मुझे नहीं पता सोल्यूशन में कैसे हुआ है, फिलहाल 6963 इज इनफ। इट इज कॉस्ट, फेयर वैल्यू, एनएल सेल्स मशीन ऑन कैश। अगर कोई बंदा पैसे लेके आ जाए, ऑन कैश, अगर कोई बंदा पैसे लेके आ जाए तो ये 25% डाल के बेचते हैं। जो पहला सवाल किया था क्लास में एप्पल बी वाला, उसी तरह की बात है। अगर कोई बंदा पैसे लेके आ जाए तो उसे 25% डाल के बेचते हैं। 6963 प्लस 25% ऑफ 6963, या फिर 6963 अगर कॉस्ट है तो मुझे फेयर वैल्यू दे दो जी। 80 जी आए। अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा। देयर इज नो डाउन पेमेंट, देयर इज नो रेंट, देयर इज रेंटल, देयर इज नो डाउन पेमेंट, नो जीआरवी, नो यूजीआरवी, देयर इज ओनली रेंटल। 2 million into 6, 2 million into 6, that comes to, अब सारे जरा ऊपर देखें। शुरू वाली क्लास में एक बात की थी, 6963 वाली चीज को आम लोगों को 8704 में बेच रहे हैं, लेकिन जिसको किस्तें बना के देनी है उसको 12000 में दे रहे हैं। ये बात शुरू वाली क्लास में हुई थी, याद आ रही? अब एनआई निकाल लें। 2000 जमा बाकी 2000 को डिस्काउंट करना पड़ेगा। 1 - 1.1 रेज़ टू पावर -5, 870। ये वर्किंग नोट करें, फिर आगे चलते हैं मशीन ए के लिए। अच्छा, इसके सॉल्यूशन में ना समझने के लिए मैंने P&L बैलेंस शीट भी बनाया हुआ है, जरा घर जाके देख लीजिएगा। इसके सॉल्यूशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर लिखें यार, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके सॉल्यूशन में P&L बैलेंस शीट भी बनाया हुआ है। आज बल्कि होमवर्क में वो एक छोटा सा सवाल है 13 मिनट वाला, दूसरा ये सवाल कर लीजिएगा। टेस्ट में भी किया, कल भी किया, आज फिर करें, फिर लेवल चेक करें अपना क्या होगा। ओके ठीक है, दूसरा भी डिस्कस कर लेंगे कल, अब और क्या हो सकता है। अच्छा मोहतरम, कॉस्ट आ गई, फेयर वैल्यू आ गई, जीआई आ गई, एनआई आ गई। ओके खामोश यार, खामोश। अब आप बताएं, कैमरा उधर लेके जाओ। लीज रिसीवेबल एनआई कितने पे बुक होगा? 87 एनआई पे, सबसे नीचे जो नजर आ रहा है कैमरे में, इधर ले आओ। ये पहली जनरल एंट्री होगी। कॉस्ट ऑफ सेल, कैमरा उधर लेके जाओ। पीवी ऑफ यूजीआरवी नहीं आ रही, डायरेक्ट कॉस्ट बताएं। 6963। अच्छा, अब कैमरा उधर लेके जाओ। सेल, पीवी ऑफ एलपी वही है जो एनआई है, बिकॉज यूजीआरवी वगैरह नहीं है, तो पीवी ऑफ एलपी वही है जो एनआई है, और सेल विच एवर इज लोअर, दोनों बराबर हैं, तो इधर ले आओ। 87 और कॉस्ट 6963। ओके अच्छा जी, मशीन बी में आ जाए। आज आप मशीन बी के अंदर आ जाएं। आए जी मशीन बी।
कब लीज पे दी? कितने साल के लिए? लाइफ, कॉस्ट, रेंटल। मैं 5 टेस्ट लगाने लगाऊं, सारे हजरात अटेंटिव हो जाएं। मशीन बी, मोहतरम जरा अटेंटिव रहने। मशीन बी, क्या 3 साल के एंड पर यह मशीन मुफ्त में ट्रांसफर हो जाएगी कि बाकी 3 साल भी हम इस्तेमाल कर सकें? कोई लाइन सवाल में ऐसी? क्या 3 साल के एंड पर मार्केट से कम पैसे देके हम इसे ले सकते हैं? कोई लाइन ऐसी सवाल में? क्या स्पेशल नेचर की मशीन है? नहीं लिखा हुआ। ओके, मुफ्त में नहीं खरीद सकते, बाजार से कम पैसे देके नहीं ले सकते, स्पेशल भी नहीं है। 3 को 6 से डिवाइड करें तो जवाब 50% आता है। ये 75 से कम है, इसलिए इसका जवाब भी नो। नेक्स्ट, इधर देखिएगा, डेट इंस्टॉलमेंट अगर फाइनेंसली साबित हो गई तो मैं प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस का कॉलम भी डाल दूंगा। अब थोड़ा सा मुतवज्जे रहना है जी। कितना कराया है? टू बी रिड्यूस्ड एनुअली बाय, कितने साल कराया पे होने? पहला कराया कब पे होने? 1 जनवरी 2009 को। मोहतरम को 1 जनवरी 9 कराया, 1 जनवरी 10, 5% कम करें 3800, 1 जनवरी 11 3610। क्लियर? अब मोहतरम आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। किराया एडवांस में है, एरियर में, और हर साल किराया बढ़ रहा है, कम हो रहा है? कम हो रहा है। अच्छा, अब हमने एक टेस्ट लगाना है, पीवी डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू। पीवी डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू। अच्छा, पहले मुझे चाहिए फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू मैं मशीन के ऊपर लिख लेता हूं क्योंकि मेरे पास और कहीं जगह नहीं है। फेयर वैल्यू मैं सवाल में निकाल लेता हूं। देखिए ना, कॉस्ट तो गिवन है, मैं क्या निकालना चाह रहा हूं? फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू निकालने के लिए वही जो आपने थोड़ी देर पहले किया था, 15,000 कॉस्ट है, और फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी? बहुत अटेंटिव रहिएगा। 15,000 जमा 25% ऑफ, क्या आ गया? 18। चलें जी, नोट कर लें, ये इसकी फेयर वैल्यू आ गई। मशीन बी की फेयर वैल्यू मिसिंग थी, हमने मशीन बी की फेयर वैल्यू निकाल ली, 18750। 18750 कैसे निकाली? 15,000 जमा 25% ऑफ 15,000। अब हमने क्या करना है? पीवी पीवी ऑफ एलपी को डिवाइड करना है किससे? फेयर वैल्यू से। डिस्काउंट रेट सवाल में गिवन है, डिस्काउंट रेट सवाल में एनओटी का फॉर्मूला नहीं लग सकता। इसको डिस्काउंट नहीं करना, इसको सिंपल 1 साल पे डिस्काउंट करना है, इसको सिंपल 2 साल पे डिस्काउंट करना है। ऐसे ही ओके। इस 4,000 को एज इट इज लिखें, इसको डिस्काउंट करें। बहुत मजे का सवाल है ये। इसको डिस्काउंट करें इंटू 1.15 रेज़ टू पावर -1। इसको भी डिस्काउंट करें। ये कितने साल है दरमियान में? 1, यहां 2 साल है ना? हाँ 2 साल 1 दिन है। अब इतने बिना बारीकी में जाओ, 2 साल 1 दिन है, ठीक है, 2 साल है। 3610 इंटू 1.15 रेज़ टू पावर -2 इज इक्वल टू 10034।
मेरा गालिब गुमान है कि 10034 निकाले बगैर ही आप हजरात ने डिसाइड कर लिया होगा ये लीज जो है ऑपरेटिंग है। ये तो ब्लंडर है, कुछ लोग समझते हैं जहां का है कम हो रहा और बढ़ रहा ऑपरेटिंग लीज होती है। पागल ही है, ऐसी कोई बात मैंने क्लास में नहीं की हुई। 5 टेस्ट लगा के डिसाइड हुआ करेगा लीज फाइनेंस ऑपरेटिंग। अच्छा एक मिनट, अब व्हाट इज पीवी 10034, व्हाट इज फेयर वैल्यू व्हाइट बोर्ड पे 180। जवाब 90% से कम है, इसलिए इस टेस्ट का जवाब भी क्या आ गया, नो। चुप करो। अब आप हजरात कह रहे होंगे हम इतने लंबे चक्कर में नहीं गए थे, हमने इनका किया था टोटल। टोटल बताएं। 11410। आपने कहा होगा अगर 114, वैसे आप लोगों ने तो 15,000 से कंपेयर कर लिया होगा गलती से, कॉस्ट से 18,750 से करना था, फेयर वैल्यू से कंपेयर करना था। आप लोगों ने तो गलती से शायद 15,000 से कंपेयर कर लिया हो, वो कॉस्ट है। हमने किससे कंपेयर करना होता है, फेयर वैल्यू से। अच्छा अब आप लोगों ने अपने से बात की होगी अपने मन से कि 11,410 को अगर 18,750 पे डिवाइड करें तो जवाब 90% से कम आ रहा है। तो जब इसको डिस्काउंट करके मैं क्यों टाइम जाया करूं, पेपर में डिस्काउंट करूंगा तो 11,000 गिर जाएगा तो ऑब्वियसली जवाब 90% से कम आएगा। और ये बिल्कुल ठीक सोचा था आपने, क्योंकि इस डिस्काउंटिंग का टाइम नहीं होता पेपर में। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये डिस्काउंटिंग आप करें ना। इस सवाल में मेरे ख्याल से डिस्काउंटिंग की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मोटा मोटा पता चल रहा था। कैसे पता चल रहा था, 11,410 को अगर 18,000 पे डिवाइड करें तो जवाब 90 से कम आ रहा है। तो जब इसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे तो जवाब तो और गिर जाएगा। इसका मतलब है मशीन बी कौन सी लीज है, ऑपरेटिंग लीज। आखिरी और तारीखी जुमला आपने सुनना है। लोग ये कहते हैं कि अब ऑपरेटिंग लीज तो फिर आपने, अगर ऑपरेटिंग लीज है तो फिर ऑपरेटिंग लीज अपनी फुल एंटायरिटी के साथ आएगी ना, फिर उसमें सब कुछ होगा। ये ऑपरेटिंग लीज की जनरल एंट्रीज हैं, ये जो पेज 63 पे दी हुई है, और ये डेप्रिशिएट भी होगा। ये एक बात सुनिएगा, कल रिवाइज कराऊंगा भाई मोहतरम, आपसे कह रहा हूं एक बात सुनिएगा। कुछ लोग कहते हैं सर ये बंदा है, इसको उठाओ, बात असल में इंपॉर्टेंट है। कुछ ना कुछ लोग कहते हैं ये बंदा है सप्लायर ऑफ प्लांट्स, इसके लिए डीलर या सप्लायर, इसके लिए प्लांट इन्वेंट्री है। कुछ लोग होते हैं क्लास में, वो कहते हैं ये बंदा कौन है, सप्लायर ऑफ प्लांट्स। तो सप्लायर ऑफ प्लांट या डीलर कौन होता है, या होंडा कौन होता है, होंडा ने लीज शुरू कर दी थी, यही समझाया था ना आपको। तो होंडा के लिए तो गाड़ियां इन्वेंट्री हैं। कुछ लोग कहते हैं ये है सप्लायर ऑफ मशीन्स, और मशीन इसके लिए। तो सर ये इन्वेंट्री को आप ऑपरेटिंग लीज का नाम देके डेप्रिशिएट क्यों करा रहे हैं मोहतरम। एक चीज जब साबित हो गई कि ये ऑपरेटिंग लीज है तो फिर याद रखिएगा ये बंदा इसको इन्वेंट्री नहीं कहेगा, फिर ये मशीन बी को क्या कहेगा, ये फिक्स्ड एसेट ही कहेगा। क्यों, क्योंकि 3 साल के लिए इसको लीज पे दे दी है किराए पे, 3 साल बाद ये वापस आ जानी है, इन्वेंट्री तो नहीं है, फिर ये 3 साल बाद वापस आ जानी है, फिर साल के लिए किसी और को लीज पे दे देगा, फिर साल के लिए किसी और को लीज पे दे देगा। तो व्हेन इट इज डिसाइडेड इट इज ऑपरेटिंग लीज, तो फिर पेज नंबर 63 वाला 100% प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप देख लें, आया कमाया की एंट्रीज भी आपको सोल्यूशन में मिलेंगी और आपको डेप्रीसिएशन। हाँ, पहली एंट्री मैंने कहा था ना किया करें बेशक, पहली एंट्री आप मिस कर सकते हैं। कल इसी से दोबारा बात कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन 2 डिस्कस करेंगे। ओवर।